हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो बच्चों आज हम एमसीक्यूज करेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा है मोल कंसेप्ट में, चाहे वो मोल हो, लिमिटिंग रिजेंट हो या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और मोलैलिटी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उस पर हम एमसीक्यूज करेंगे आज ताकि तुम्हारी अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। हाउ मच ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब कह रहा है कि हम NaOH को HCl के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, और HCl की हमें यह कंडीशन दे रखी है कि उसका वॉल्यूम तो ये है और मोलैरिटी ये है, ठीक है। तो पूछ रहा है NaOH की क्वांटिटी कितनी होगी। तो ये सारी की सारी जो ऑप्शन है वो ग्राम्स में है, तो ग्राम्स में हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, इसको शुरुआत कैसे करेंगे इसकी। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे कि NaOH प्लस HCl गिव्स क्या देगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब ये जो HCl है इसकी क्वांटिटी दे रखी है हमें 1500 सेंटीमीटर क्यूब और मोलैरिटी है हमारे पास इसकी 0.1 मोलर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, मोलैरिटी की हेल्प से। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम। अब मोलैरिटी हमारे पास है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमें निकालने हैं और वॉल्यूम कितना है 1500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। तो N ऑफ HCl कितना आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1.5 और डिवाइड बाय 10 मतलब कि 0.15 मोल आ जाएगा HCl का, ठीक है। तो 0.15 मोल आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये जो मोल्स आए हैं 0.15 मोल, इसकी हेल्प से NaOH की क्वांटिटी निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम इसमें स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन में ये तो दिख ही रहा है ना हमें कि 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कि 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ NaOH, ठीक है ना। तो 0.15 मोल ऑफ HCl वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 0.15 मोल ऑफ NaOH के साथ ही करेगा, ठीक है ना। तो हमें क्वांटिटी पता लगी NaOH की कि वो 0.15 मोल है, लेकिन आंसर तो मोल्स में नहीं है, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 1 मोल ऑफ NaOH कितना होता है बच्चों मास की टर्म्स में, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, या ग्राम लिखो सिंपली। तो 1 मोल के अंदर 40 ग्राम NaOH होता है, तो 0.15 मोल में कितना हो जाएगा, तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 6 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब NaOH की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 ग्राम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा सबको। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहे 250 मिलीलीटर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का जिसका वॉल्यूम कितना है 250 मिलीलीटर। कह रहा है कंटेन 2.65 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना है 2.65 ग्राम। अब कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन का अगर हम 10 मिलीलीटर अलग से निकाल लें और उसको डाइल्यूट करें कितना 1 लीटर तक, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी वो निकाल। ठीक है बच्चों, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकालनी है। मतलब इसको अगर मैं इस तरीके से बोलूं तुम्हें कि भाई एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें सोडियम कार्बोनेट है 250 मिलीलीटर का, ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है 250 मिलीलीटर का। अब उसमें से हम 10 मिलीलीटर निकाल रहे हैं
और उस 10 मिलीलीटर में वाटर ऐड करके उसके वॉल्यूम को 1 लीटर कर रहे हैं, 1 लीटर कर रहे हैं, तो कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जो सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। वो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि सोल्यूट है, तो इसको बी ले लेते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में इसलिए ऊपर 1000 डाल देते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या निकल आएगी, WB हमारे पास है यहां पे 2.65 अपॉन, अच्छा मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, सोडियम होता है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, ऐसे पूरा सॉल्व करोगे तो 106 आ जाएगा ये सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 250। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 पे जाएगा और ये 2 पे जाएगा, ये 53 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 5.3 अपॉन ये 53 है, 53 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, 0.1 मोलर। ये हमें सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन पता लग गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें से कह रहे हैं 10 मिलीलीटर बाहर निकालना है हमें, इस 250 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में 10 मिलीलीटर बाहर निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 250 वाले में से जब हम 10 लीटर बाहर निकालेंगे, 10 मिलीलीटर बाहर निकालेंगे, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी ना वो भी सेम ही होगी, सेम कंसंट्रेशन होगी। मतलब इस वाले पॉइंट पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सेम कंसंट्रेशन कैसे होगी। तो बच्चे सॉल्यूशन तो वही है ना, सिर्फ उसमें से हमने एक सिप लिया है, समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास 250 मिलीलीटर की एक कोल्ड ड्रिंक है और उसमें से हम 10 मिलीलीटर बाहर निकाल देते हैं, तो ये थोड़ी है कि 10 मिलीलीटर जो बाहर निकाला उसका टेस्ट अलग होगा और जो कोल्ड ड्रिंक है इसका टेस्ट अलग होगा, एक जैसे टेस्ट होगा ना। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी क्योंकि उसी में से निकाल रहे हैं। तो कंसंट्रेशन सेम मतलब यही सेम कंसंट्रेशन रहेगी। तो जो 10 मिलीलीटर वाला सॉल्यूशन है उसकी M1 क्या है हमारे पास, 0.1 मोलर, और उसका वॉल्यूम कितना है 10 मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये जो 10 मिलीलीटर है इसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं डाइल्यूट करके। तो V2 हमने कितना कर लिया है, 1 लीटर, मतलब कि 1000 मिलीलीटर, और इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब M2 पूछ रहा है। तो क्या अप्लाई करेंगे, देख के पता लग गया होगा सबको, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, मतलब मोलैरिटी इक्वेशन। और जब उसको पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 0.1, वॉल्यूम 10 मिलीलीटर, V2 1000, M2 हमें निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब 1/1000 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे 0.001 मोलर। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, और ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, बी। तो बी ऑप्शन हो जाएगी बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया वो सबको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास एक HCl सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.001 है और उसका वॉल्यूम हमारे पास 100 मिलीलीटर है। तो कह रहा है उसमें जो Cl नेगेटिव आयन होंगे ना उनकी क्वांटिटी बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों इसको। अच्छा एक चीज और बच्चों, जब मैं न्यूमेरिकल लिखा करूं इस तरीके से, तो तुमने ये नहीं है कि डायरेक्टली तुम उसका आंसर देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो उससे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तुम्हें। तुमने करना क्या है कि जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो वीडियो को पॉज कर दिया करो और खुद से ट्राई किया करो। एक बार ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो 2 बार ट्राई करो, फिर 3rd बार ट्राई करो, तब भी अगर ना हो तब फिर देखा करो कि मैंने किस तरीके से किया है। ठीक है, डायरेक्टली मत देखना, डायरेक्टली देखोगे तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा तुम्हें। खुद प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है ना, मतलब ये तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, मेरी प्रैक्टिस के लिए नहीं है ये क्वेश्चंस। तो तुमने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, बार बार ट्राई करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसमें। हम हमारे पास मोलैरिटी दे रखी है HCl की, तो हम क्या करेंगे, HCl को डिसोशिएट करते हैं जैसे, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब HCl जो होता है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो 100% डिसोशिएट कर जाते हैं, मतलब HCl 100% डिसोशिएट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जितनी HCl की कंसंट्रेशन होती है ना, उतनी कंसंट्रेशन इस H पॉजिटिव आयन की होगी और उतनी कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव आयन की होगी। तो इस वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करता है बच्चों? मोलैरिटी को शो करता है। ये आगे पढ़ोगे तुम 12th में, ठीक है? जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है कंसंट्रेशन को शो करता है। तो Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम वही हो जाएगी जो HCl की कंसंट्रेशन थी, ठीक है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? तो Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास। मतलब इसको अगर तुम पॉइंट्स में लिखना चाहो तो 10⁻³ मोलर, मतलब पावर में लिखना चाहो तो 10⁻³ मोलर आ जाएगी, ठीक है? तो अब तो सिंपल हो ही गया क्वेश्चन। मोलैरिटी हमारे पास आई Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो वहां से क्या निकाल लेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन निकाल लेंगे, ठीक है? और मोल से फिर हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है? क्योंकि 1 मोल के अंदर हमें पता ही है कितनी क्वांटिटी होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? और वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो वो कर लेंगे हम आगे। तो मोलैरिटी कितनी है हमारे पास? 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव निकालने हैं, और वॉल्यूम है हमारे पास 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको काटेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव कितना आ जाएगा? 10 अभी नीचे आएगा, फिर कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ मोल। तो इतने मोल आ गया हमारे पास Cl नेगेटिव, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे हम? क्वांटिटी में कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे कि 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव कितने पार्टिकल्स कंटेन, मतलब कितने Cl नेगेटिव आयन कंटेन करेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 Cl नेगेटिव आयन, ठीक है? तो 10⁻⁴ मोल में कितने हो जाएंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻19 Cl नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, ठीक है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी थी, जो Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो HCl की कंसंट्रेशन के बराबर ही हो जाती है। बस ये था इसमें पॉइंट, बाकी तो नॉर्मली क्वेश्चन था ये, ठीक है? तो आगे होगा समझ में, सी ऑप्शन है इसकी, ठीक है बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 एट STP, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू। कह रहे हैं कि अगर H2 हम इतना लेते हैं, मतलब 22.4 लीटर, और क्लोरीन लेते हैं 11.2 लीटर, और दोनों को मिक्स करते हैं, तो जो HCl बनेंगे उसके मोल्स कितने होंगे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वांटिटी दे रखी है, मतलब दो रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमें दे रखी है। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, बैलेंस करेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो अब डायरेक्टली मोल्स ना देके H2, मतलब क्वांटिटी ना देके हाइड्रोजन और क्लोरीन की, इनका क्या दे दिया है? वॉल्यूम दे दिया है। इसका दिया है 22.4 लीटर और इसका दिया है 11.2 लीटर। किस कंडीशन पे? एट STP पे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करना हमें, इस वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो देखो, मोल ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, अब तो आ गया होगा तुम लोगों को, तो पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि 22.4 लीटर है और हमने ये पढ़ा है कि 1 मोल कोई भी गैस है वो 22.4 लीटर के इक्वल होती है। कब? एट STP, ठीक है? तो मोल ऑफ H2 1 मोल आ जाएगा, और मोल ऑफ Cl2 वो कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 11.2 है, 11.2 कितना हो गया? आधा हो गया इसका, मतलब 22.4 लीटर में अगर 1 मोल है तो 11.2 में कितना हो जाएगा? हाफ मोल। हाफ मोल मतलब 0.5 मोल। तो इनडायरेक्टली वॉल्यूम के टर्म्स में हमें क्वांटिटी दे रखी है कि H2 1 मोल है और Cl2 0.5 मोल है, ठीक है? तो अब इन दोनों में से हमें पता करना है कि लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल है, देखना रिएक्शन में क्या है कि 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Cl2, ठीक है ना? 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Cl2, ठीक है ना? रिएक्शन में हो ही रहा है। तो लेकिन हमें Cl2 कितना दे रखा है? जहां पे भी हमारे पास 1 मोल ही है H2, लेकिन Cl2 कितना दे रखा है? 0.5 मोल।
पर यहां पे हमें कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए Cl2। मतलब कहने का क्या हुआ कि 1 मोल हाइड्रोजन को अगर पूरा का पूरा हमें कंज्यूम करना है तो उसके लिए Cl2 1 मोल डालनी पड़ेगी, लेकिन हम डाल कितनी रहे हैं, 0.5 मोल डाल रहे हैं। तो मतलब ये कम डाल रहे हैं ना, मतलब हाइड्रोजन हमारा पूरा कंज्यूम होगा नहीं, उससे पहले ही क्लोरीन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं कि बट Cl2 इज इक्वल टू 0.5 मोल, ठीक है। तो देयरफॉर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन। लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन हो गया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है या जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसको हमें प्रोडक्ट के साथ रिलेट करना होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट के साथ कैसे रिलेट करेंगे, इस 11.2 को या फिर ये जो 0.5 मोल हमने निकाला इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और यहां पे देखो क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑफ Cl2 2 मोल ऑफ HCl बना रहा है ना। रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है कि 1 मोल ऑफ Cl2 2 मोल ऑफ HCl निकाल रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम कि 1 मोल ऑफ Cl2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HCl, और हमारे पास कितना Cl2 0.5 मोल। तो 0.5 मोल कितना देगा, अगर 1 मोल 2 दे रहा है तो 0.5 मोल कितने देगा, 1 मोल ऑफ HCl। मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2 से तो 1 मोल आ जाएगा आंसर HCl। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट, ठीक है। तो आगे होगा समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ ए कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला M2CO3 दे रखा है। तो हमें मेटल नहीं पता है क्या दिया हुआ है, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो सकता है या पोटाशियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस इतने मोल्स CO2, मतलब 0.01186 मोल ऑफ CO2। तो कह रहा है मोलर मास बताओ इस M2CO3 का, मोलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जैसे सोडियम कार्बोनेट हो सकता है ये Na2CO3 इस तरीके से, या फिर K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, इस टाइप का कोई कंपाउंड है ये, ठीक है। तो उसका हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखो M2CO3 को जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, देखो जो मेटल होगा ना वो तो Cl के साथ MCl बना देगा। जैसे मान लो Na2CO3 होता तो Cl के साथ क्या बनाता है, NaCl बना देता, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलेगा, CO2 और H2O। तो ये चीज ध्यान रखो बच्चों, जब भी कार्बोनेट होता है ना और उसको जब हम एसिड वगैरह के साथ रिएक्ट करते हैं या हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर निकलता है। तो ये निकालने के बाद बस इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास 1 ग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास 1 ग्राम है, और CO2 कितना है, 0.01186 मोल है ये, ठीक है। तो ये ग्राम में, ये मोल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही क्वांटिटी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको तुम्हें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम इसको मास के टर्म्स में ही करेंगे। देखो अगर मान लो ये 1 ग्राम ना दे रखा होता और ये मोल्स ना दे रखा होता, तो रिएक्शन से हमें क्या पता लग रहा है कि 1 मोल M2CO3 1 मोल ऑफ CO2 देगा, है ना। या इसको उल्टा पढ़े तो क्या होगा कि 1 मोल CO2 बनाने के लिए 1 मोल ऑफ M2CO3 चाहिए, ठीक है। और 1 मोल M2CO3 का मोलर मास के इक्वल ही होगा ना, ठीक है ना। मतलब 1 मोल जो भी क्वांटिटी निकलेगी वो इसका मोलर मास ही होगा, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 0.01186 मोल ऑफ CO2 1 ग्राम M2CO3 से प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल CO2 कितने M2CO3 से प्रोड्यूस होगा, तो जितने भी M2CO3 से प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 मोल यहां 1 मोल से प्रोड्यूस हो रहा है ना। क्लियर हो गया। तो इसको सिंपल ऐसे लिखना है 0.01186 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ M2CO3, ठीक है। तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना M2CO3 लगा होगा, तो इसको क्या करेंगे 1/0.01186 यही आ जाएगा, और 1 के लिए यही आ जाएगा ना। बस अब इसको सॉल्व करना है तुमने, तो सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाना पड़ेगा और ऊपर
कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, यही वैल्यू दे रखी है ना मैं, हाँ ठीक है। तो 10⁵ ये आ जाएगा। तो ये मतलब इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको डिवाइड करने में फिर शायद आसानी हो तुम लोगों को, और अपॉन 1186 ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है बस खाली। क्लियर हो गया? तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 1000 से सॉरी कितना है, 1 लाख को डिवाइड करना है 1186 से। तो बच्चों इसको डिवाइड जब करोगे ना तुम, तो ये 84.3 आ जाएगा ग्राम्स इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग। तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें तुम्हें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बता रहा हूं मैं कि भाई जैसे कंसेप्ट तो वही लग रहा है, लेकिन इसमें जैसे तुम्हें रिएक्शन लिखनी थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जहां पे हमें वॉल्यूम दे रखा था उसको मोल्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो इसलिए वो पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान रखना, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही लगना है सबके अंदर। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 98% बाय मास। मतलब 98% बाय मास हमें दे रखा है H2SO4 का सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी हमारे पास इतनी है 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर। अब वो कह रहे हैं कि इस H2SO4 का कितना वॉल्यूम हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ द एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि ये जो ऊपर हमारे पास H2SO4 का सॉल्यूशन दे रखा है, इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हो जिसको हम कन्वर्ट कर सकें 1 लीटर सॉल्यूशन में, और जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। ठीक है, मतलब कितने वॉल्यूम को हम 1 लीटर और 0.1 मोलर वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका देखो तरीका क्या है बच्चों। पहले हमारे पास ये जो H2SO4 की कंडीशन दे रखी है ना ऊपर, और ये डेंसिटी दे रखी है, इससे पहले हम क्या करेंगे, जो H2SO4 का सॉल्यूशन दे रखा है उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो कंसंट्रेशन आएगी उस सॉल्यूशन को हमें कन्वर्ट करना है इस सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 के। ठीक है, तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन का जिसकी कंसंट्रेशन हम पहले निकालेंगे उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो पूछ रहा है बस ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 निकालेंगे जो हमें शुरुआत में दे रखी है। तो उसके लिए देखो क्या करते थे, मैंने बताया था बायोमास का मतलब क्या होता है कि टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का हो जाएगा, कंसीडर कर लेंगे हम। तो वो कंसीडर तो नहीं लिख रहा हूं मैं, टोटल सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख रहा हूं कि 100 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, और उसमें सोल्यूट जिसको हम WB से डिनोट करते थे सोल्यूट को, वो कितना हो जाएगा 98 ग्राम का। ठीक है, और मोलर मास जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते थे, H2SO4 का मोलर मास निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। पूरा जब कैलकुलेट करोगे H2SO4 को, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16×4, तो पूरा सोल्व करोगे बच्चों तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास और 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, मास हमें पता लग गया सोल्यूट का, मोलर मास है हमारे पास, 1000 तुम्हें लिखना आता ही है, वॉल्यूम नहीं है तुम्हारे पास। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डेंसिटी की हेल्प लेंगे। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना लेंगे अब हम, पूरे सॉल्यूशन का मास, क्योंकि डेंसिटी हमें पूरे सॉल्यूशन की दे रखी है और वॉल्यूम भी हमें पूरे सॉल्यूशन का निकालना है, इसलिए पूरे सॉल्यूशन का मास रखना है। ठीक है ना बच्चों, इसका इस चीज का ध्यान रखना। जो मैक्सिमम बच्चे वो गलती करते हैं इसमें, कोई 98 ये वाला रख देता है, कोई मोलर मास रख देता है, तो वो नहीं करना बच्चों, क्योंकि डेंसिटी हमें किसकी दे रखी है 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। वॉल्यूम हमें पूरे सॉल्यूशन का निकालना है, इसका मतलब मास भी तो पूरे सॉल्यूशन का ही रखेंगे ना, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, उस वॉल्यूम को यहां पे पुट करके कितना कितना हो जाएगा 98 है और ये भी 98 है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम की जगह पे 100 और ऊपर 1.80। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से कट जाएगा, ऊपर से 100 आ जाएगा नीचे, तो देखो ये यहां से कट गया और ये 30 ये इससे कट गया, तो 18 मोल पर लीटर आ जाएगा हमारे पास मोलैरिटी H2SO4 की। इसको हम M1 मान लेते हैं, इसको M1 मान लेते हैं। अब इसी सॉल्यूशन का हमें V1 कैलकुलेट करना बच्चों। ठीक है, V1 किस चीज के लिए करना है, जिसको हम कन्वर्ट कर सके इस कंडीशन में। उसके लिए M2 कितना है हमारे पास 0.1 मोलर और V2 कितना है
1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें अब हम m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, मतलब ये लगाएंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 कितना बच्चों 18, v1 हमने निकालना है, m2 कितना 0.1 इंटू 1000, तो ये सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा के, तो v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, v1 इज इक्वल टू 100/18, और उसको सॉल्व करोगे तो 5.55 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया वो सबको? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है हमें a + 2b गिव c, तो कह रहा था अमाउंट ऑफ c फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल्स ऑफ a एंड 8 मोल्स ऑफ b। कह रहा है रिएक्शन को शुरू करना है 5 मोल्स ऑफ a से और 8 मोल्स ऑफ b से शुरू करना है, तो कह रहा है कि c कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सेम लिमिटिंग एजेंट वाला आ गया, तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों, सब बच्चों को। तो इसको पहले तुम खुद ट्राई करो, फिर देखना कि मैंने कैसे कराया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेना और एकदम खुद ट्राई करना, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं कैसे कर रहा हूं देखना ध्यान से। तो इसमें क्या है देखो, हमारे पास 5 मोल्स ऑफ ए है एंड 8 मोल्स ऑफ बी है, तो लिमिटिंग एजेंट पता करना है। उसके लिए मैंने क्या बता रखा है कि पहले जो कंडीशन है इनको छोड़ दो, मतलब रिएक्शन को पहले दोबारा से लिख लेते हैं ऐसे। अब देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ए मोल ऑफ, मतलब जो ए है इसका 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ए को अगर हमें कंप्लीटली रिएक्ट कराना है तो 2 मोल्स ऑफ बी चाहिए। ठीक है ना, तो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 5 मोल्स, तो 5 मोल्स ऑफ ए कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 2 × 5 मतलब 10 मोल्स ऑफ बी के साथ। तो मतलब 5 मोल्स ऑफ ए को पूरा का पूरा रिएक्ट कराने के लिए 10 मोल्स ऑफ बी चाहिए, लेकिन हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ 8 मोल्स ऑफ बी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बी हमारा पहले ही खत्म हो जाएगा और ए के 5 मोल्स कंज्यूम नहीं होंगे, ये बचा रह जाएगा, और बी हमारा पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए था 10 मोल्स, लेकिन हम कितना दे रहे थे, 8 मोल्स। ठीक है, तो लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा बच्चों यहां से बी। तो क्या करना है, बी को फिर प्रोडक्ट के साथ रिलेट करना है, और उसके लिए क्या करेंगे, फिर दोबारा से रिएक्शन में देखेंगे क्या हो रहा है रिएक्शन में। तो रिएक्शन में हो रहा है कि 2 मोल्स ऑफ बी 1 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 मोल्स ऑफ बी गिव 1 मोल ऑफ सी। ठीक है, तो हमें कितना गिवन है भी 8 मोल्स, तो 8 मोल्स कितना देगा, 8 मोल्स कितना हो जाएगा 1/2 × 8 मतलब कि 4 मोल्स, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी। क्लियर हो गया बच्चों सबको? ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th क्या है 4 मोल्स ऑफ SO2 एंड O2 गैसेस आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म SO3। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास SO2 है और O2 है, उसको हम SO3 के साथ, मतलब SO3 बना रहे हैं O2 के साथ रिएक्ट करके, टू फॉर्म SO3 इन ए क्लोज्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम। आगे क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम 25% ऑफ O2 इज यूज्ड अप। कह रहा है जब इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है। ये हम आगे करेंगे, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आएगा आगे, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो कि जब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं कि इसके 4 मोल्स हैं SO2 के, और O2 के भी 4 मोल्स हैं, और कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आया तो 25% O2 यूज हो गया, 25% O2 यूज हो गया, तो बताना है कि इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हो जाएंगे सारी गैसेस के, सारी गैसेस के मोल्स कैलकुलेट करके बताने हैं। तो उसके लिए पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों। तो देखो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है,
अब देखो इनिशियली शुरुआत में हमें ये कितना दे रखा है 4 मोल्स, और ये भी कितना दिया हुआ 4 मोल्स, और ये कितना रहा होगा 0, शुरुआत में ऐसे ही रहा होगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया तो कह रहे 25% O2 यूज हो गया है। अब 25% O2 यूज होने का मतलब क्या है कि इसका 4 मोल था, अब 4 मोल का 25% यूज हो गया। अब 4 का 25% कितना हो जाएगा 1, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 मोल बच गया। इसका मतलब 25% यूज होने का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इसका कंज्यूम हो चुका है, तो बचा हुआ कितना होगा 3 मोल हो जाएगा। कंज्यूम होके क्या बनाया उसने, प्रोडक्ट बनाया। अब खाली ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट नहीं बनाया ना, SO2 भी यूज हुआ है। तो O2 अगर 1 मोल यूज हुआ है तो इसका मतलब SO2 भी कुछ ना कुछ तो यूज हुआ होगा ना। अब वो कितना यूज होगा देखो, उसमें तुम शुरुआत में 4 था, अब इसमें से कितना माइनस करेंगे, सोचो तुम लोग कितना माइनस कर सकते हैं इसके अंदर हम। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे। कैसे, देखो जब ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा था, ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा था, तो SO2 का 2 मोल कंज्यूम हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का 10 मोल कंज्यूम होगा तो SO2 का 20 मोल कंज्यूम होगा। अगर ऑक्सीजन का 50 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 100 मोल कंज्यूम होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का जितनी क्वांटिटी कंज्यूम होगी SO2 की उसकी डबल क्वांटिटी कंज्यूम होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 मोल्स लिखा हुआ है। तो यहां पे हमने क्या किया था कि ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, 1 मोल कंज्यूम हुआ है, ठीक है। तो SO2 का कितना कंज्यूम हो जाएगा 2 मोल, तो बचेगा कितना इसका 2, ठीक है ना। SO2 का 2 मोल बच गया। अब SO3 कितना बनेगा देखो, अब ये दोनों के दोनों कंज्यूम होके ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ जाएंगे, SO3 बनाएंगे क्योंकि क्लोज कंटेनर है हमारे पास। तो SO3 की क्वांटिटी बनी होगी कुछ ना कुछ, तो उसमें भी हम क्या लगा देंगे, अब स्टोइचियोमेट्री लगा देंगे। कैसे कि भाई चाहे O2 के साथ इसको वो कर लो, रिलेट कर लो, या SO2 के साथ कर लो कि भाई जब 1 मोल ऑफ O2 कंज्यूम हो रहा है तो 2 मोल ऑफ SO3 बन रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 50 मोल ऑफ O2 कंज्यूम हो रहा होता तो ये 100 मोल ऑफ SO3 बन रहा होता, है ना। अगर 100 मोल ऑफ O2 यूज हो रहा होता तो ये 200 मोल ऑफ SO3 बन रहा होता। लेकिन O2 कितना कंज्यूम हो रहा है, 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। इसका मतलब SO3 कितने मोल बना होगा, 2 मोल्स ऑफ SO3, मतलब SO3 कितना बना होगा 2 मोल्स, ठीक है ना। मतलब O2 के साथ रिलेट करना है तुमने इसको। O2 अगर 1 मोल कंज्यूम हुआ तो SO3 2 मोल बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हो कि इक्विलिब्रियम पे, मतलब एट इक्विलिब्रियम सारी गैसेस के मोल्स काउंट कर लेने हैं। तो इक्विलिब्रियम पे SO2 के कितने मोल बचे हुए, 2 मोल बचे हुए। ऑक्सीजन के कितने मोल बचे हुए, 3 मोल बचे हुए ये। और SO3 के कितने मोल्स बने हैं, तो 2 मोल बने हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 7 मोल्स आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में सबको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मोल कंसेप्ट के ऊपर मैंने MCQs तुम्हें करा दिए हैं। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बचा हुआ है, या एक तो है पार्ट्स पर मिलियन बचा हुआ है बच्चों, और इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उस पे जो MCQs आते हैं ना बहुत ही सिंपल आते हैं, उनको तुम खुद भी ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। जो इसमें डिफिकल्ट पार्ट होता है उस पर मैंने MCQs तुम्हें बता दिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे भी मेरे को वीडियो बनाना चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना बच्चों। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर जो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है उस पर मैं MCQs कराऊंगा तुम्हें, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, फिर आज इतना ही रखते हैं। बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।